नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका किराड़ू क्लासेस की इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है लेखन सैनी और मैं स्वागत करता हूं दृष्टि सीरीज के लेक्चर नंबर 4। और हम कर रहे थे बेसिकली आईयूपीएससी नामांकन। एक बार हम 5 मिनट जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। अब तक हमने 3 लेक्चर्स में जो जो पढ़ा, तो सबसे पहले हमने देखा था कि नाम देने के किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 तरीके होते हैं। पहला होता है आईयूपीएससी नामांकन, दूसरा होता है कॉमन नाम पद्धति और तीसरा होता है व्युत्पत्तन, मतलब बेसिकली को डिराइव्ड नेम सिस्टम। उसके बाद आता है हमारे पास आईयूपीएससी ने कुछ नियम बनाए थे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए। सबसे पहला नियम था जनक श्रृंखला को चुनना। अब जनक श्रृंखला को हम कुछ इस तरीके से चुनेंगे कि उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, उसके अंदर हमारे पास जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, जो मुख्य क्रियात्मक समूह हमने चुना था, उसको सबसे कम नंबर मिल रहा हो, या फिर उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है। उसके साथ साथ हमने देखा था कि जैसे जैसे हमने जनक श्रृंखला चुन ली, उस जनक श्रृंखला का फिर हमने नामांकन करना सीखा था। उसके बाद हमने देखा था पीडब्ल्यूएस रूल क्या होता है। इस पीडब्ल्यूएस रूल का मतलब होता है प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब होता है जो आगे की तरफ लगेगा, और सफिक्स का मतलब होगा जो अंत में लगेगा। जो सबसे पहला रूल था वो था जनक श्रृंखला का चयन। जनक श्रृंखला का चयन करने के हमारे पास हमने वरीयता देखी थी कि जनक श्रृंखला का चयन करते समय हमें सबसे पहले देखना है कि जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसको कम से कम नंबर मिले। उसके साथ साथ हमारे पास जो मुख्य जनक श्रृंखला है उसमें हमारे पास बहुबंध आने चाहिए, चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज होती है जनक श्रृंखला के अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्बन की संख्या होनी चाहिए। किसमें? मेन पेरेंट चेन में। उसके जस्ट बाद हमने क्या देखा था, ये कुछ उदाहरण हमने किए थे, फर्स्ट लेक्चर की बात है ये। फिर दूसरा हमने नामांकन किया था, जनक श्रृंखला का नामांकन। अब जनक श्रृंखला का नामांकन करने के लिए वही वरीयता का ऑर्डर हमेशा याद रखेंगे हम, कि जो ये वरीयता का ये ऑर्डर है, ये क्रियात्मक समूह, बहुबंध या साइड चेन वाला, ये सब जगह समान चलेगा। ठीक है सर। सबसे पहला जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की नंबरिंग करने के लिए हम किस तरीके से नंबरिंग करेंगे। जैसे कि मैं इधर से नंबरिंग करूं तो 1 नंबर मिल रहा है कार्बोक्सिलिक के कार्बन को, और अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो हमारे पास बेसिकली 1 2 3 4 और 5 नंबर मिल रहा है बेसिकली कार्बोक्सिलिक के कार्बन को। तो नामांकन करने का सबसे सरल और सबसे टिकाऊ नियम यही है कि जो क्रियात्मक समूह का कार्बन है उसको मिनिमम नंबर देना है। क्या करना है? क्रियात्मक समूह का जो कार्बन है उसको मिनिमम नंबर देना है। बाकी हमने जो जितने भी रूल्स थे वो पिछली क्लासेस में डिस्कस कर लिए हैं। फिर आता है हमारे पास लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब यही होता है, माना कि किसी क्रियात्मक समूह की पोजीशन अगर मैं इस तरफ से गिन रहा हूं, अगर मैं इस तरफ से गिन रहा हूं तो दूसरे नंबर पे आ रही है, और इस तरफ से गिन रहा हूं तो चौथे नंबर पे आ रही है। ठीक है। और एक क्रियात्मक समूह है, एक क्रियात्मक समूह जिसकी इस तरफ से गिनने पर पोजीशन आ रही है 3 नंबर और इधर से गिनने में आ रही है पोजीशन 6 नंबर। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल बोलता है कि जो लोवेस्ट पोजीशन मतलब जो सबसे कम वाला कोष्ठक होगा उसे हम चुन लेंगे और उसी के हिसाब से हमारे पास नामांकन किया जाएगा। हमें वो नंबरिंग सही माननी है जिसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, देखो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर मिनिमम नंबर मिले। क्या बोला है? कि हमें वो नंबरिंग सही माननी है जिसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, क्या बोला बेसिकली? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर मिनिमम संख्या हो, उसे हमें मान लेना है या उसके हिसाब से मुख्य श्रृंखला का नामांकन करना है। दूसरा क्या आता है कि यदि हमने देखा था कि एन, इन और आइन कहीं पे लिखे हुए आ जाएं और उस एन, इन और आइन के बाद ए, ई, आई, ओ, यू ऐसे वावल्स आ जाएं, तो हम जो एन मतलब जो एल्केन के बाद एल्केन जो होता है, ए एल्केन है, इस एल्केन का जो ये ई है इसे हम हटा देंगे। एल्कीन का जो ई है अंत में लगने वाला, जो एल्कीन का ई, इसे हम हटा देंगे। एल्काइन के अंदर ये लगने वाला आइन के अंदर ई है, इसे हम हटा देंगे। ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास आइसो नियो साइक्लो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लेते हैं, आइसो नियो साइक्लो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लेते हैं। उसके अलावा सेकेंडरी, टर्सरी और एक्टिव को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नहीं लेते। दोबारा से, आइसो नियो और साइक्लो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिया जाता है, सेकेंडरी, टर्सरी और एक्टिव को अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नहीं लिया जाता है। ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन है। उसके बाद अगर हमारे पास, सुनो, अब हम पढ़ेंगे आगे, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सिंपल चेन और कॉम्प्लेक्स चेन में क्या अंतर होता है। उस और हमेशा याद रखेंगे जो अल्फा आईयूपीएससी नामांकन होता है ना, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चलेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ए सबसे पहले,
फिर बी को प्रायोरिटी देनी है, फिर सी को देनी है, फिर डी को देनी है। ये होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है सर। अब जो हमने पीडब्ल्यूएस रूल देखा था ना, देखो शुरुआत में आईयूपीएससी नामांकन में आपको मैंने बता दिया ना कि मुख्य श्रृंखला कैसे चुननी है, मुख्य श्रृंखला का नामांकन कैसे करना है, वरीयता क्या होती है। तो मुख्य श्रृंखला का नामांकन करते समय वरीयता का आपको ध्यान रखना है। वरीयता का आप कैसे ध्यान रखोगे, सबसे ज्यादा वरीयता देनी है मुख्य क्रियात्मक समूह को, उसके बाद आपको वरीयता देनी है किसको, उसके बाद आपको वरीयता देनी है बहुबंधों को, बहुबंधों के बाद आपको वरीयता देनी है किसको, जो प्रतिस्थाई हैं, फिर प्रतिस्थाई के बाद में आपको वरीयता देनी है कार्बन के एटम्स को। अब हम थोड़ा सा जो मैंने आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल बताया था, लोवेस्ट लोकेंट रूल यही बोलता है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर जो मिनिमम नंबर होगा उसके हिसाब से नामांकन दे दो। आईयूपीएससी नामांकन के अंदर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमेशा फॉलो करना है। उसके बाद हमारे पास आएगा पीडब्ल्यूएस रूल। अब सुनो, जैसे कि हम हिंदी में जानते हैं, जैसे कि आता है हमारे पास हिंदी में एक होते हैं उपसर्ग और एक होते हैं प्रत्यय, जिन्हें हमारे पास आगे या पीछे लगाया जाता है। उसी तरह किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते समय, जैसे मेरा नाम है लेखन सैनी, तो मेरे नाम के पीछे लग रहा है सैनी। उसी तरह किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखते समय हम उसके आगे कुछ लगाते हैं और उसके पीछे कुछ लगाते हैं। जो हम आगे लगाते हैं उसे हम प्रीफिक्स बोलेंगे, जिसे पूर्व लगन कहा जाएगा, और जो पीछे लगाया जाता है उसे सफिक्स या अनुलग्न कहा जाएगा, और जो बीच में होता है उसे वर्ड रूट या जनक शब्द कहा जाता है। जनक शब्द में 1 कार्बन के लिए मेथ होता है, 2 कार्बन के लिए एथ होता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए 5, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, सेप्ट नहीं हेप्ट। उसी तरह 4 के अंदर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, 4 में हम ब्यूट लेते हैं, क्वाड नहीं लेते। उसके बाद 9 के लिए नॉन लेते हैं और 10 के लिए डेक लेते हैं। ठीक है सर। अब जो प्रीफिक्स होते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स और एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब होता है साहब, जब भी हमारे पास प्रतिस्थाई, जब भी किसी यौगिक के अंदर प्रतिस्थाई लगा हुआ हो, जब भी किसी यौगिक की कोई साइड चेन हो, तो उसे हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स के साथ दर्शाया जाता है। किसके रूप में दर्शाया जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब सेकेंडरी पूर्व लगन के रूप में दर्शाया जाएगा। ठीक है सर। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा, अगर आपका यौगिक साइक्लिक है, अगर आपके यौगिक स्पाइरो है, अगर आपका यौगिक बाइसाइक्लो है, तो वो सेकेंडरी प्रीफिक्स बोले तो 1 डिग्री प्रीफिक्स बोले तो 1 डिग्री पूर्व लगन दिखाएगा। ठीक है सर। अब आएगा हमारे पास सफिक्स। सफिक्स मतलब जो पीछे लगेगा। अब जो पीछे लगने वाला होता है उसे हम बोलेंगे अनुलग्न। क्या बोलेंगे, अनुलग्न। क्या बोलेंगे, एक बार दोबारा से बोलो, अनुलग्न। अनुलग्न किस जगह लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। अब अनुलग्न भी सब प्रीफिक्स की तरह 2 टाइप का होता है। पहला होता है 1 डिग्री, दूसरा होता है 2 डिग्री। आपको 1 डिग्री 2 डिग्री में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूं आपके क्लियरेंस के लिए कि जो प्रीफिक्स होता है उसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है साइड चेन या हमारे पास किसके लिए, साइड चेन या प्रतिस्थाई के लिए, और 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है बाइसाइक्लो, साइक्लो या स्पाइरो को दिखाने के लिए। उसी तरह जो सफिक्स अनुलग्न होता है वो 1 डिग्री सफिक्स तो होता है हमारे पास बेसिकली किसको दिखाने के लिए, कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध होता है उसे दिखाने के लिए 1 डिग्री सफिक्स का हम प्रयोग में लेते हैं। एक बार दोबारा से, 2 डिग्री प्रीफिक्स का प्रयोग किस लिए लिया जाता है, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट को दिखाने के लिए। 2 डिग्री प्रीफिक्स का रूल, 2 डिग्री प्रीफिक्स का इस्तेमाल कहां किया जाएगा, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट को दिखाने के लिए। 1 डिग्री प्रीफिक्स का इस्तेमाल कहां किया जाएगा, बाइसाइक्लो, साइक्लो, स्पाइरो को दिखाने के लिए। 1 डिग्री सफिक्स का इस्तेमाल कहां किया जाएगा, जो बंध है कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध है उस बंध को दिखाने के लिए। अगर कार्बन सिंगल बंध कार्बन है तो मतलब क्या हो जाएगा, एल्केन का ANE लगेगा। अगर डबल बॉन्ड है तो ENE लगेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगेगा। अब जो सेकेंडरी सफिक्स होता है दोस्तों, सेकेंडरी सफिक्स किस चीज के लिए काम में आएगा, सेकेंडरी सफिक्स काम में आता है क्रियात्मक समूह को दिखाने के लिए। किसको, क्रियात्मक समूह को दिखाने के लिए। हम थोड़ी सी स्पीड आज जल्दी रख रहे हैं क्योंकि ये एक रिवीजन सीरीज है। रिवीजन में 10-15 मिनट का आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि पिछली 3 क्लासेस में आपने जो कुछ भी देखा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कोई चीज आपकी छूट गई, आपको समझ में नहीं आई, तो एक बार इस जल्दी जल्दी जो 10 मिनट की हम ये सीरीज ले रहे हैं या 10 मिनट की जो जल्दी जल्दी हम ये रिवीजन करा रहे हैं, इसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाए। क्योंकि जब तक आपने जो पहले पढ़ा है वो चीजें आपकी क्लियर नहीं होगी तो अब आप आगे नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि अब आप लास्ट पॉइंट पे हो, आईयूपीएससी नामकरण के लास्ट पॉइंट पे हो। आपने इस चैप्टर का जो बेसिक था या जो एडवांस लेवल था वो सीख लिया है। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस देख रहे हैं कि साहब बेंजीन का नाम कैसे दिया जाएगा, किसी साइक्लिक कंपाउंड का कैसे नाम दिया जाएगा, हम बेसिक चीजें सीख चुके। अब हमारे पास ये वरीयता का ऑर्डर हमेशा याद रखना है। पूरे आईयूपीएससी नामकरण के अंदर यही वरीयता का ऑर्डर चलता है। सबसे ज्यादा वरीयता आप किसको दोगे, हमेशा मुख्य क्रियात्मक समूह को। किसको दोगे, मुख्य क्रियात्मक समूह को। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देगे, मुख्य क्रियात्मक समूह। भाई जिस समूह के आगे ही मुख्य लग रहा है वो हमारे पास सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा वरीयता रखेगा।
क्यों? कि देखो गांव को कौन चलाता है? मुखिया चलाता है। गांव को कौन चलाता है? मुखिया चलाता है। उसी तरह सबसे ज्यादा वरीयता किसे दी जाएगी? सबसे ज्यादा वरीयता दी जाएगी सर मुख्य क्रियात्मक समूह को दी जाएगी। मुख्य क्रियात्मक समूह को दी जाएगी। मुख्य क्रियात्मक समूह को दी जाएगी। अब मुख्य क्रियात्मक समूह के बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती है वो दी जाती है सर हमारे पास बहुबंधुओं को। किसको? भाई बंधुओं को नहीं, बहुबंधुओं को। अरे बाबा भाई बंधुओं को नहीं, बहुबंधुओं को, बहुबंधुओं को, भाई बहु भाई बहु बहु भाई बहु भाई बहुबंधुओं को। ठीक है, उसके बाद हम तीसरे नंबर पे देते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को वरीयता, कार्बन अणुओं की संख्या। किसको? कार्बन अणुओं की संख्या को। किसको? कार्बन अणुओं की संख्या को। किसको? कार्बन अणुओं की संख्या को। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप एक चीज को बार बार सुनते हो तो आपकी माइंड के अंदर जाकर चीजें बिल्कुल सेट हो जाएगी। सर उसके बाद हम तीसरा नंबर पे किसको प्रायोरिटी देंगे? सर फिर हम लोवेस्ट लोकेंट रूल को प्रायोरिटी देंगे और फिर आखिरी में अंत में आकर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देंगे। सर ये वाला एक बार आप समझा दोगे क्या? आपने हालांकि पहले समझा दिया, फिर भी एक बार रिवीजन के लिए। ठीक है, समझ लो। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। इसका रीजन क्या होता है? ये एप्लीकेशन कहां लगेगा? देखो, माना कि हमने लोवेस्ट लोकेंट रूल में देखा। लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर मिनिमम नंबर मिलना चाहिए कार्बन को। माना मैंने जो प्रतिस्थाई लगा हुआ है वो इधर से गिनने पे दूसरा, इधर से गिनने पे चौथा, दूसरे यौगिक में भी इधर से गिनने पे दूसरा, इधर से गिनने पे चौथा। तो मैं लिख लेता हूं। तो इस जगह तो सर हम फंस गए भाई। दोनों ही यौगिकों में हमारे पास जब हमने इनका नामांकन किया तो ये जो प्रतिस्थाई इस पे लगा हुआ था ना इस यौगिक में, पहले में भी दूसरे नंबर पे, दूसरे पे भी दूसरे नंबर पे, सॉरी, इसमें भी हमारे पास चौथे नंबर पे, इसमें भी चौथे नंबर पे। तो सर यहाँ पर तो लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल हो गया। अगर यहाँ लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल हो गया तो फिर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जाएंगे। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ए को देनी है, फिर बी को, फिर सी को। जो पहले आता है उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। उसके बाद अब हमारे पास आएंगे क्रियात्मक समूह। क्या आएंगे? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह बोले तो फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहला जो सबसे क्रियाशील फंक्शनल ग्रुप होता है, ये एक टेबल थी। ये टेबल हमारे पास इन फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह की रिएक्टिविटी के बेसिस पे बनाई गई है, जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर दूसरे नंबर पे आएगा सल्फोनिक एसिड, फिर तीसरे पे आएगा एसिड एनहाइड्राइड। क्या जाएगा हमारे पास तीसरे नंबर पे? एसिड एनहाइड्राइड। चौथे पे आएगा ईस्टर, फिर आएगा एसिड क्लोराइड, फिर आएगा एमाइड, फिर आएगा साइनाइड, फिर आएगा आइसोसाइनाइड, फिर आएगा एल्डिहाइड, फिर कीटोन, एल्डिहाइड, फिर कीटोन, एल्डिहाइड के बाद आएगा कीटोन, कीटोन के बाद अल्कोहल, अल्कोहल के बाद आएगा थायो अल्कोहल, और थायो अल्कोहल के बाद आएगा अमीन। एक बार दोबारा से इस पूरी टेबल को याद करेंगे। सबसे पहले कार, स, ए, ई, ए, सी, आई, ए, के, ए, टी, ए। सर ये कौन सी एबीसीडी सुना दिया आपने? देखो, इसको याद करने के लिए हम बेसिकली कोई ट्रिक तो याद नहीं रख सकते क्योंकि एग्जाम में ट्रिक याद नहीं रहती बेसिकली। फिर भी देखो, सी ए आर कार, सु आ कार सुआ, ई ए एसिड, ई एसिड, ए एम सी वाई। तो आप ऐसे करके ट्रिक्स बना लेना। मेरे को कोई ट्रिक आती नहीं है, बेसिकली मैंने याद किया हुआ है उसको, और मेरे हिसाब से आप भी अगर इसको बार बार देखोगे तो याद हो जाएगी। ट्रिक्स जो होती है वो मेन एग्जाम में नहीं काम आती। हाँ मैं मानता हूँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों में ट्रिक्स कभी कभी आपको देख लेनी होती है। जैसे आप बायो में देखते हो, आप क्रेब साइकिल आप देखते हो जिसमें सिट्रेट, आइसोसिट्रेट वगैरह वो चीजें होती है, तो उसमें आपको ट्रिकें याद रखनी पड़ती है। ग्लाइकोलाइसिस में आपको ट्रिकें याद रखनी पड़ती है। बट ये एक छोटी सी टेबल है, आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने सामने रखिए। जब भी आपको क्वेश्चन करना हो इस टेबल को सामने रख लीजिए। आपको जो मुख्य श्रृंखला आपने चुन ली, मुख्य श्रृंखला का नामांकन कर लिया, फिर आपको क्रियात्मक समूह देखना है। फिर आप इस टेबल में देखो कि कौन सा क्रियात्मक समूह किससे ऊपर आ रहा है, उसके बेसिस पे आप नामांकन कर दो। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक, फिर ईस्टर, फिर एनहाइड्राइड। दोबारा से हमारे पास कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एनहाइड्राइड, ईस्टर। ईस्टर के बाद आता है हमारे पास क्लोराइड, क्लोराइड के बाद साइनाइड, साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल और अमीन। अगर मैं बात करूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर किसी यौगिक के अंदर मुख्य क्रियात्मक समूह है, मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो उसके लिए हम जब भी कोई मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, देखो मैंने क्या लिखा हुआ था पीछे, क्या लिखा था यहाँ पे, देखो ये कि सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए यूज में होता है? सेकेंडरी सफिक्स यूज में होता है बेसिकली मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। किसके लिए? मुख्य क्रियात्मक समूह। अगर किसी यौगिक में कार्बोक्सिलिक एसिड मुख्य क्रियात्मक समूह है तो उसके लिए जो हम सफिक्स यूज में लेते हैं वो लेते हैं हमारे पास ओइक एसिड। सफिक्स मतलब जो सबसे आखिरी में लगता है ना, जैसे कि कार्ब,
जैसे कि हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमारे पास इथेन ओइक एसिड, अंत में लगा ना ओइक एसिड, ठीक है। हमारे पास अगर सल्फोनिक एसिड मुख्य क्रियात्मक समूह है तो हम क्या लगाएंगे आखिरी में, सल्फोनिक एसिड। अगर एसिड एनहाइड्राइड मुख्य क्रियात्मक समूह है तो हम क्या लगाएंगे, ओइक एनहाइड्राइड। अगर हमारे पास ईस्टर मुख्य क्रियात्मक समूह तो O8। उसके बाद अब तो जल्दी जल्दी कर लें सर, जी सर बहुत देर हो गई सर, आप धीरे धीरे रिवाइज कर रहे हो, अब जल्दी जल्दी देखो। एसिड क्लोराइड के लिए ऑयल क्लोराइड यूज में लेते हैं, एमाइड के लिए हमारे पास एमाइड, साइनाइड के लिए नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड के लिए आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए वन, एल्कोहल के लिए ओल, थायोल के लिए थायो एल्कोहल के लिए थायोल, और उसके अलावा अमीन के लिए अमीन। उसके साथ साथ हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है सर, ऐसा भी तो हो सकता है, एक सेकंड इसको हम कंप्लीटली दर्शा देते हैं, ठीक है सर, ये आपने दर्शा दिया, थैंक यू सर। अब इसके बाद देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड मुख्य क्रियात्मक समूह ना हो, कोई और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप हो वो मुख्य क्रियात्मक समूह, तो ऐसे केस में हम इसको सफिक्स की तरह यूज में नहीं लेते, अनुलग्न की तरह यूज में नहीं लेते, उस केस में हम इसको पूर्व लगन की तरह यूज में लेंगे। तो वहां पर तो उस केस में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, उस केस में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसे क्या कहा जाएगा, देखो उस केस में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसे कार्बोक्सी कहा जाएगा, सल्फोनिक एसिड को सल्फो कहा जाएगा। ओइक एनहाइड्राइड के लिए कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता, याद रखेंगे, ओइक एनहाइड्राइड के लिए कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता। ओइक एनहाइड्राइड अगर किसी यौगिक में दिया हुआ है तो वो या तो मुख्य क्रियात्मक समूह की तरह काम में आएगा और उसे हम एज अ सफिक्स अंत में लिखेंगे, अनुलग्न की तरह लिखेंगे। मैं ये बोल सकता हूं क्या कि हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड के लिए कोई भी पूर्व लगन नहीं होता, एसिड एनहाइड्राइड के लिए केवल और केवल अनुलग्न होता है। क्या होता है, केवल और केवल अनुलग्न होता है, ठीक है सर। क्या मैं बोल सकता हूं ईस्टर, ईस्टर अगर हमारे पास सफिक्स अनुलग्न की तरह काम कर रहा है तो उसे अपन O8 बोलेंगे, और सफिक्स की तरह काम कर रहा है तो उसे अपन एल्कोक्सी कार्बोनिल बोलेंगे। एसिड क्लोराइड अगर हमारे पास बेसिकली सफिक्स की तरह काम कर रहा है तो उसे अपन ऑयल क्लोराइड बोलेंगे, और प्रीफिक्स की तरह काम करेगा तो उसे क्लोरोकार्बोनिल कहेंगे। अगर सर हमारे पास एमाइड, एमाइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड ONH2, क्या होता है एमाइड, RC डबल बॉन्ड ONH2। अगर एमाइड मुख्य क्रियात्मक समूह की तरह काम कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एमाइड। और अगर हमारे पास मुख्य क्रियात्मक समूह की तरह काम में नहीं कर रहा तो उसे हम बेसिकली पूर्व लगन की तरह काम में लेंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली उसे क्या बोलेंगे, देखो उसे हम बोलेंगे कार्बोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे, कार्बोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे, कार्बोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। उसके बाद साइनाइड जो होगा उसे अपन बोलेंगे नाइट्राइल, साइनाइड को क्या बोलेंगे, नाइट्राइल। और यहाँ पर हमारे पास साइनाइड के लिए सब परफिक्स यूज में होगा साइनो। उसके अलावा आइसोसाइनाइड के लिए परफिक्स यूज में होगा आइसोसाइनो। उसके अलावा एल्डिहाइड के लिए परफिक्स यूज में होगा एल्डो या फोरमाइल। उसी तरह कीटोन के लिए परफिक्स यूज में होगा कीटो या ऑक्सो। एल्कोहल के लिए परफिक्स यूज होगा हाइड्रोक्सी। थायो एल्कोहल के लिए परफिक्स यूज होगा मरकेप्टो, उसके मरसेप्टो या मरकेप्टो। अमीन के लिए परफिक्स यूज में होगा हमारे पास अमाइनो, ठीक है सर, यहां तक आ गया। उसके बाद हमारे पास अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा सर हमारे पास, आप दिखा दो सर, ये इसको अंडरलाइन कर दो। सबसे ज्यादा होता है सर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर होगा सल्फोनिक एसिड, फिर होगा सर हमारे पास एनाइड्राइड, फिर होगा ईस्टर, फिर होगा सर एसिड क्लोराइड, फिर आएगा सर हमारे पास एसिड अमाइड। क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी एसिड अमाइड कुछ भी नहीं होता, वो होता है सर हमारे पास केवल और केवल एमाइड। क्या होगा, एमाइड। यहाँ पर एसिड अमाइड गलत लिखा हुआ है, इसको केवल एमाइड लिख देंगे। एसिड अमाइड जैसा कुछ भी नहीं होता, RC डबल बॉन्ड ONH2 ही हमारे पास एमाइड कहलाता है, ठीक है सर। तो उसके बाद हमारे पास तीसरा नंबर पे आता है साइनाइड। साइनाइड के बाद आता है हमारे पास बेसिकली आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद एल्कोहल, थायोल और फिर अमीन। उसके बाद आता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नामांकन। अब हमने ये देखना है कि हाइड्रोकार्बन यौगिक दो तरीके के हो सकते हैं, वो जिनमें केवल और केवल सिग्मा बंद होते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं एल्केन, उन्हें अपन संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक बोलेंगे। दूसरे होते हैं हमारे पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन से होते हैं आपको पता होगा, देखो संतृप्त अगर वो है, संतृप्त अगर वो है जिनमें सिंगल बॉन्ड है, तो संतृप्त कौन से होंगे, असंतृप्त वो होंगे जिनमें सिंगल नहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। मतलब सिग्मा बंद वालों को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कह रहे हैं, तो सिग्मा प्लस पाई वालों को क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों को ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा, और इन्हें क्या कहा जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यदि देखो नोट स्टार पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी यौगिक में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो नंबरिंग उन्हीं के अनुसार होगी। क्या लिखा हुआ है, यदि किसी यौगिक में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। इस लाइन का अर्थ समझो जल्दी से, देखो क्या है इस लाइन का अर्थ है, ये एक यौगिक है, ठीक है, इसको ढंग से बनाते हैं, थोड़ा पतला कर लेते हैं इसको। जैसे ये एक हमारे पास यौगिक है, ठीक है सर, ये एक यौगिक है, ठीक है। अब इस यौगिक में डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इस
डबल बॉन्ड के अनुसार ही हमारे पास नामांकन होगी। ये हमने आपको पहले बताया था कि कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड वास्तविक क्रियात्मक समूह नहीं होते, बट हम इनको क्रियात्मक समूह मान लेते हैं। और आईयूपीएसी नामांकन करने का सबसे पहला नियम क्या था कि मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम नंबर मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर मस्ट बी गिवन टू द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो बेसिकली हम यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 और 4। ठीक है सर, अब इधर से भी तो हम काउंट कर सकते हैं इस कार्बन में। अगर मैं इसको इधर से काउंट करूंगा तो 3 नंबर पे आएगा डबल बॉन्ड, और अगर मैं इधर से काउंट करूंगा तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा। तो कंडीशन कौन सा नंबरिंग कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इधर वाला या इधर वाला? सर इधर वाला नंबरिंग जो है वो कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इधर से जब मैं नामांकन कर रहा हूँ, इसका नामांकन कर रहा हूँ, तो हमारे पास मिनिमम नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को। तो सर पहली लाइन का अर्थ समझ में आ गया। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं, 1 2 3 4, इधर से करो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करो 1 2, इधर भी 2। तो अगर मैं इधर से भी नंबरिंग करूंगा तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से नंबरिंग करूंगा तो डबल बॉन्ड पे नंबर आ रहा है। मतलब मैं इसमें किधर से भी नंबरिंग कर सकता हूँ। ठीक है सर, तो मतलब इस लाइन में यही है कि यदि किसी यौगिक में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो नंबरिंग उन्हीं के अनुसार होगी। ठीक है सर, यदि यौगिक में डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो और उनकी पोजीशन अगर अलग अलग हो, तो जो पास होगा उसके हिसाब से, तो जो पास होगा उसके हिसाब से नंबरिंग होगी, उसके हिसाब से नामांकन होगा। नामांकन का मतलब नंबरिंग होगी। ठीक है सर, नामांकन का समझ में आ गया। उसके बाद तो अगला पॉइंट आता है ना, वो क्या आता है? अगला पॉइंट आता है यदि पोजीशन समान हो। जैसे कि उदाहरण ले लेता हूं मैं, पोजीशन समान हो का उदाहरण क्या है? माना कि एक हमारे पास यौगिक है, इस यौगिक के अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड है और सेम इतने ही कार्बन का एक यौगिक है। ये कितने कार्बन का यौगिक है? 1 2 3 4 5। भाई ये 5 कार्बन का यौगिक है, मतलब 5 कार्बन की एल्कीन है। ये कितने कार्बन की एल्कीन है? 1 2 3 4 5, इसको एल्काइन कर देंगे। तो उसमें क्या बोला है कि यदि पोजीशन समान हो, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड की यहाँ पर पोजीशन क्या दी हुई है? समान दी हुई है। तो हमेशा याद रखेंगे वरीयता किसे दी जाएगी, मतलब प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? प्रायोरिटी दी जाएगी साहब दो डंडियों को। किसको? दो डंडियों को, मतलब डबल बॉन्ड को। किसके कंपैरिजन में? ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो इसको अपन स्टार मार्क करके रख लेते हैं, ये एक अच्छी कंडीशन हमने लिख दी है यहाँ पे। ठीक है सर, समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास एल्कीन। एल्कीन का मतलब क्या होगा? देखो, अब एल्कीन का मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। थोड़ा ये रिवीजन लंबा हो गया 10-15 मिनट का, लेकिन एक बार इसे हम देख लेंगे तो आपका पिछले लेक्चर्स का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एल्कीन क्या है? देखो, एल्कीन क्या है? एल्कीन अंत में प्रफिक्स, इसमें सफिक्स यूज में हुआ है अनुलग्न ई एन ई। क्या यूज में लिया हुआ है यहाँ पर? ई एन ई। अब एल्कीन का मतलब होता है साहब दो बंध। क्या होता है? दो बंध। एक होता है इसमें हमारे पास सिग्मा बंध। क्या होता है इसमें हमारे पास? एक सिग्मा बंध। और एक होता है हमारे पास कौन सा बंध? पाई बंध। कौन सा बंध? पाई बंध। ठीक है, तो ये कहलाता है एल्कीन। तो कभी भी एल्कीन का आप आईयूपीएसी नामांकन करोगे तो आईयूपीएसी नामांकन करते दौरान आपको यह ध्यान रखना है कि जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है, उसको न्यूनतम नंबर मिले। क्या हो? नामांकन करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है या जो उस यौगिक में प्रयुक्त या उपस्थित डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड को न्यूनतम नंबर मिले। ठीक है सर, पहला उदाहरण आप देख लीजिए, बाकी हमने क्लास में पहले डिस्कस कर लिया था। जल्दी से मैं आपको पहला उदाहरण दिखाता हूं। सबसे पहले मैं देखूंगा, मुख्य श्रृंखला ले ली मैंने, कितने कार्बन की? 3 कार्बन की। मुख्य श्रृंखला लेने के बाद मैं नामांकन करूंगा इधर से, तो 1 और 2 नंबर पे मिल रहा है मेरे को डबल बॉन्ड। और अगर मैं इधर से नामांकन करूं, देखो इधर से जब मैंने नामांकन किया ना, दोबारा से देखो, इधर आंखें देखो, इधर देखो, जब मैंने इधर से नामांकन किया तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है सर, देखो मैं लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए, एक ही एग्जांपल करेंगे, अच्छे से करेंगे लेकिन उसको। ठीक है सर, जब मैंने इधर से नामांकन किया तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है? दूसरी पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन जब मैं इधर से नामांकन कर रहा हूं तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है? सर पहली पोजीशन पे आ रहा है। और आईयूपीएसी नामांकन नियमों के हिसाब से हम उधर से नंबरिंग करेंगे, उधर से नामांकन करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह बोले तो चाहे वो एल्कीन या एल्केन, हालांकि हम उनको क्रियात्मक समूह नहीं मानते, फिर भी वो पास में आने चाहिए, उनको न्यूनतम नंबर मिलना चाहिए। तो हमारे हिसाब से आईयूपीएससी के नियमों के हिसाब से कौन सी वाली नंबरिंग सही हो जाएगी? आईयूपीएससी के नंबरों के हिसाब से, नियमों के हिसाब से ये वाली नंबरिंग सही हो जाएगी। ठीक है सर, आप अगर यही कर दिया तो आपने एक एग्जाम्पल और करके दिखा दीजिए।
ठीक है, अब मैं पहले इसको तो कर दूं पूरा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। 3 कार्बन है। सबसे पहले क्या इसमें कोई हमारे पास प्रतिस्थाई लगा हुआ है, कोई साइड चेन लगी हुई है क्या? नहीं लगी हुई। क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ। क्या ये साइक्लिक है? नहीं है। क्या ये बाइसाइक्लिक है? नहीं है। क्या ये स्पाइरल कंपाउंड है? नहीं है। तो इसमें प्रीफिक्स का तो झमेला ही हट गया। ठीक है, अब आएगा इसमें हमारे पास जनक शब्द, बोले तो वर्ड रूट। वर्ड रूट का क्या होता है? कितने कार्बन है इसमें? सर 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट यूज कर रहे थे हम? 3 कार्बन के लिए हम यूज कर रहे थे वर्ड रूट प्रोप। क्या यूज कर रहे थे? प्रोप। ठीक है सर, प्रोप लिख दिया। उसके बाद सर आएगा अनुलग्न। अब इसमें अनुलग्न क्या लगाएं? क्या इसमें डबल बॉन्ड है? नहीं, सबसे पहले बताओ सिंगल बॉन्ड है। जी सर सिंगल बॉन्ड है। क्या इसमें डबल बॉन्ड है? जी सर डबल बॉन्ड है। कितनी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? सर पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। इसका मतलब जो ई मैंने क्या बोला था? एल्कीन के लिए जो अनुलग्न हम यूज में लेते हैं वो लेते हैं ई, वो किस पे आएगा? पहली पोजीशन पे। तो यहां पर आ जाएगा प्रोप 1 इन। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोप 1 इन। अब उसके बाद जो दूसरा नाम है, दूसरा नामांकन का दूसरा उदाहरण है, उसको हम करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? वरीयता देनी है आपको मुख्य क्रियात्मक समूह को। भाई मुख्य श्रृंखला जो जनक श्रृंखला है उसको चुनते समय, मेन पेरेंट चेन चुनते समय आपको क्या क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना है मुख्य क्रियात्मक समूह। क्या इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह है? सर मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है। फिर दूसरा आपको देखना है इसमें बहुबंध। बहुबंध है? जी सर बहुबंध है। तो बहुबंधों को आपको मुख्य जनक श्रृंखला में लेना है। क्या करना है? क्या करना है आपको? जो बहुबंध है उसको जनक श्रृंखला में लेना है। मतलब कार्बन अणुओं की संख्या से भी ज्यादा वरीयता है किसकी? बहुबंधों की। तो सर ले लिया, ये देखिए ये ले लिया, ये हमने इसको ले लिया। ठीक है, ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया। अब ये कितने कार्बन का मुख्य क्रियात्मक समूह है? सॉरी, जनक श्रृंखला कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की जनक श्रृंखला है। क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह है? सर क्रियात्मक समूह नहीं है। क्या ये साइक्लिक है? साइक्लिक वाइक्लिक भी नहीं है। तो इसमें जनक शब्द क्या यूज में करेंगे? 5 कार्बन के लिए 5 पंच नहीं, 5 कार्बन के लिए होता है पेंट। क्या होता है 5 कार्बन के लिए? पेंट। ये हो गया हमारे पास PENT पेंट। ठीक है सर। उसके अलावा हमारे पास जो ENE मतलब एल्कीन जो क्रियात्मक समूह, हम उसको यहाँ पे क्रियात्मक समूह मान रहे हैं एल्कीन को। तो एल्कीन किस पोजीशन पे आ रही है? सर देखो गिनते हैं, गिनो सर। एल्कीन आ रही है सर यहाँ से पहले, इधर से तो पहले कार्बन पर, फिर दूसरे पर, फिर तीसरा, फिर चौथा और पांचवा। सर एल्कीन आ रही है हमारे पास इधर से गिनने पे तो पहले पे और चौथे पे, और उधर से गिनूंगा तो भी सर मेरे पास पहले पे और चौथे पे आएगी। ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट ये याद रखेंगे, कभी भी मैंने क्या बोला था आपको कि कभी भी 2 डबल बॉन्ड आ जाए, 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उनके आगे क्या लग जाएगा? डाई। तो ये क्या हो जाएगा? पेंट 1,4 डाईइन। क्या हो जाएगा? पेंट 1,4 डाईइन। ठीक है सर, समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास एल्काइन आता है। अब यहां से हम चालू करते हैं। अब एल्काइन के अंदर आपको क्या याद रखना है कि एल्काइन का मतलब होता है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। क्या मतलब होता है एल्काइन का मतलब? एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होगा एक पाईबंद, पाईबंद प्लस हमारे पास सिग्मा बंद, पाईबंद प्लस सिग्मा बंद प्लस फिर से एक पाईबंद। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। कभी भी हमारे पास एल्काइन दिया हुआ हो तो एल्काइन के लिए आप क्या अनुलग्न यूज में करेंगे? एल्काइन के लिए क्या अनुलग्न यूज में करेंगे? जल्दी से बताइए। एल्काइन के लिए आप यूज में करेंगे अनुलग्न इन। नहीं सर, हम यूज में करेंगे आइन। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सबसे पहले एल्काइन का नाम देते समय हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले मुख्य जनक श्रृंखला का चयन करना है। यहाँ पर हमने सबसे पहले मुख्य जनक श्रृंखला का चयन कर दिया। उसके बाद हमारे को इस तरीके से नामांकन करना है कि जो ये ट्रिपल बॉन्ड है इसको न्यूनतम संख्या मिल सके। क्या कर सके हम? इसको इसको न्यूनतम संख्या मिल सके। ठीक है, तो हम करते हैं इसका नामांकन। इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3। क्या ये हमारे इसमें कोई मुख्य क्रियात्मक समूह है? नहीं सर, मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है। क्या ये साइक्लिक बाईसाइक्लिक स्पाइरो है? सर बाईसाइक्लिक साइक्लिक स्पाइरो ये नहीं है। तो क्या मैं सीधा ही बोल सकता हूँ ये 3 कार्बन का है, तो मतलब प्रोप। ठीक है सर। उसके साथ साथ हमारे पास इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है मतलब इसमें अनुलग्न का यूज में लेंगे हम आइन। और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति क्या है? सर ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पर है। इसका मतलब ये हो जाएगा प्रोप 1 आइन। क्या हो जाएगा सर? प्रोप 1 आइन। उसके बाद सर दूसरा क्वेश्चन आएगा। दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? मुख्य जनक श्रृंखला का चयन करेंगे, और गुलाबी कलर से मुख्य जनक श्रृंखला का चयन हमने कर लिया। ठीक है सर। मुख्य जनक श्रृंखला का चयन करने के बाद हमारे को यह देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड की नामांकन कुछ इस तरीके से हम कर दें कि उसको न्यूनतम नंबर मिले। ठीक है सर, करो। 1 2
3 4। अगर मैं इधर से नामांकन कर रहा हूं तो ट्रिपल बॉन्ड किस संख्या पे आ रहा है, दूसरी संख्या पे। और अगर मैं इधर से नामांकन करूंगा 1 2 3 4, तो भी ट्रिपल बॉन्ड किस पे आ रहा है, 2 पर। मतलब मैं अगर इसका इधर से नामांकन करूं या इसका इधर से नामांकन करूं, ट्रिपल बॉन्ड दूसरी संख्या पर आ रहा है। क्या इसमें कोई प्रतिस्थाई कोई साइड चेन लगा हुआ है क्या, नहीं। तो क्या मतलब मैं इसमें बोलूं कि सेकेंडरी पूर्व लगन नहीं होगा, जी सर नहीं होगा। क्या इसमें साइक्लिक बाइसाइक्लिक और स्पायरो है, सर नहीं है। तो क्या इसका मतलब इसमें 1 डिग्री पूर्व लगन होगा, सर नहीं होगा। तो इसके लिए हम जनक शब्द क्या इस्तेमाल करें, क्वाड। 4 का मतलब हो जाएगा क्वाड, नहीं हम क्वाड यूज में नहीं करेंगे 4 के लिए, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। 4 के लिए हम क्या यूज में लेंगे, ब्यूटेन। क्या यूज में लेंगे, ब्यूट, सॉरी ब्यूटेन नहीं ब्यूट। क्या यूज में लेंगे, BUT ब्यूट। क्या यूज में लेंगे, BUT। यहाँ पर वर्ड रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, BUT ब्यूट, ठीक है सर। उसके बाद सर हमारे पास जो आइन है, जो ट्रिपल बॉन्ड है, उसको न्यूनतम संख्या देते हुए उसकी पोजीशन को लिखना है। मतलब उसकी पोजीशन को लिखना है अनुलग्न लगाकर। अनुलग्न क्या लगेगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए, आइन। क्या लगेगा, आइन। तो ये देखो कितने नंबर पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, 2 आइन। तो ये क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट 2 आइन, ठीक है सर। उसके बाद सर तीसरे उदाहरण पर हम जाएंगे। तो तीसरे उदाहरण पर सबसे पहले आप देखिए क्या इसमें कोई मुख्य क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, जी सर मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं लगा हुआ। तो दूसरे नंबर पे वरीयता देनी है किसको, सॉरी, तो दूसरे नंबर पे वरीयता देनी है हमारे को बहुबंधों को। क्या इसमें बहुबंध है, जी सर बहुबंध है। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास वरीयता किसको देनी है, तीसरे नंबर पर वरीयता देनी है सर हमारे पास डबल बॉन्ड्स के बाद तीसरे नंबर पे वरीयता देनी है सर साइड चेन को। साइड चेन के बाद चौथे नंबर पे देनी है सर नंबर ऑफ कार्बन एटम को। तो सर वहां पर हम बाद में जाएंगे। क्या इसमें तुम तो सीधे देख लो, जनक श्रृंखला चुनने के लिए तुम्हारे को सबसे पहले क्या देखना है, क्या इस यौगिक के अंदर कोई क्रियात्मक समूह है क्या, नहीं है। क्या इस यौगिक में कोई बहुबंध है, सर हैं। तो तुम्हें एक ऐसी श्रृंखला चुननी है जिसमें वो बहुबंध आ जाएं, जिसमें वो बहुबंध आ जाएं और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा कार्बन के अणु आ सकें। तो सर मैं अगर ये वाली चुनूं तो 4 कार्बन आएंगे और बहुबंध भी इसी श्रृंखला के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसे चुन लेते हैं। तो ये हमने चुन लिए, तो ये मुख्य जनक श्रृंखला हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 कार्बन की मुख्य जनक श्रृंखला हो जाएगी, ठीक है। अब नामांकन कैसे करेंगे, नामांकन करते समय हमें न्यूनतम नंबर देना है मुख्य क्रियात्मक समूह को। तो क्या इसमें कोई मुख्य क्रियात्मक समूह है, सर नहीं है। क्या इसमें दूसरा मुख्य क्रियात्मक समूह के बाद दूसरा किसको देनी है प्रायोरिटी, दूसरी देनी है हमारे को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, मतलब बहुबंधों को, ठीक है। फिर तीसरा देनी है हमारे को साइड चेन को, कि हम इस तरीके से नंबरिंग करें कि इस ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल सके। सर इधर से नहीं कर सकते, इधर से करेंगे, लेकिन सर हमारे पास साइड चेन को भी तो नंबरिंग हम करें, हम कुछ इस तरीके से भी तो नंबरिंग कर सकते हैं कि साइड चेन को मिनिमम नंबर मिले। नहीं, वरीयता ऑर्डर के हिसाब से हमारे को चलना है। वरीयता में जो सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन जिसे अपन प्रतिस्थाई या साइड चेन बोलते हैं, उससे ज्यादा वरीयता किसको दी गई है, ट्रिपल मतलब बहुबंधों को ज्यादा वरीयता दी गई है। इसलिए नामांकन करते दौरान हमारे को वरीयता दिमाग में रखनी है। जैसे इस क्वेश्चन में तुम ये सोच सकते हो ना कि सर हम साइड चेन को भी तो मिनिमम नंबर देकर नामांकन कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन IUPAC के नियमों के हिसाब से साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थाई से ज्यादा वरीयता किसको मिलनी चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड को। तो हम नामांकन किस हिसाब से करेंगे, इस हिसाब से कि ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर या न्यूनतम संख्या मिल सके, ठीक है सर। हम देते हैं इसको नंबर। अगर मैं इसको इधर से 1 दूं, इधर से 2 दूं, इधर से इसको 3 दूं, इसको 4 दूं, और इधर से जब मैंने नामांकन किया तो साइड जो ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, वो किस पोजीशन पे आ रहा है, तीसरी पोजीशन पर। जो डबल बॉन्ड है वो किस पोजीशन पे आ रहा है, पहले नंबर पर। और अगर मैं इधर से नामांकन करूं तो दूसरे नंबर पे आएगा, वो क्या आएगा, देखो मैं लिख देता हूं, 1 2 3 4। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, मिथाइल, और तीसरे नंबर पे क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो लोएस्ट लोकेट रूल या फिर हमारे पास नामांकन के नियमों के हिसाब से, नामांकन के नियमों के हिसाब से जनक श्रृंखला का नामांकन करते समय जो मुख्य क्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह है उनको न्यूनतम संख्या देनी है। तो न्यूनतम संख्या किस तरफ से मिल रही है, इस तरफ से। तो क्या इसमें हमारे पास मुख्य क्रियात्मक समूह है, सर नहीं है। क्या इसमें हमारे पास साइक्लिक बाइसाइक्लिक या हमारे पास स्पायरो है, सर नहीं है। तो मतलब यहाँ पर पूर्व लगन का तो सिस्टम ही खत्म हो गया। क्या हो गया, पूर्व लगन का सिस्टम ही खत्म हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा हमारे को देखना है कि इसमें वर्ड रूट क्या लगेगी। मुख्य जनक श्रृंखला के अंदर कितने
कार्बन आए हैं साहब, 4 कार्बन। तो मुख्य जनक श्रृंखला में अगर 4 कार्बन आए हैं तो 4 कार्बन के लिए हम क्या जनक शब्द इस्तेमाल लेते हैं? 4 कार्बन के लिए हम इस्तेमाल लेते हैं सर ब्यूट। क्या इस्तेमाल लेते हैं? ब्यूट। ये ब्यूट जो शब्द है वो काफी कंफ्यूजिंग है, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर करवाए गए हैं। ठीक है सर, लेकिन हम सीधा नहीं करेंगे। इसका क्या रीजन होता है? देखो हमने क्या गलती की है, हमने ये तो पता लगा लिया कि इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, लेकिन इसमें साइड चेन तो है। और जो सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट जिसे अपन प्रतिस्थाई बोलते हैं, जो 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह हम इस्तेमाल लेते हैं, 2 डिग्री पूर्व लगन की तरह इस्तेमाल लेते हैं, वो तो यहाँ पर प्रेजेंट है। देखो ये रहा ना, ये हमारे पास साइड चेन है, तो हम इसको 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह यूज में लेंगे। अब की बार हम 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह किसको यूज में लेंगे? मिथाइल को। सबसे आगे हम क्या करेंगे? मिथाइल रखेंगे। और मिथाइल की पोजीशन क्या है? मिथाइल की पोजीशन है सर हमारे पास 3 पर मिथाइल है। कितने पर है सर? 3 पर मिथाइल है। कितने पर सर? 3 पर मिथाइल। 3 पर मिथाइल क्यों? क्योंकि हम इधर से नंबरिंग मान रहे हैं। इधर से नंबरिंग क्यों मान रहे हैं? ताकि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको न्यूनतम संख्या मिल सके। और हमने पहले क्या, हम जब अभी थोड़ी देर पहले क्या गलती कर दी थी, हमने गलती कर दी थी कि हम साइक्लिक बाईसाइक्लिक स्पाइरो, जिसको अपन 1 डिग्री प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखते हैं ना, उसी को देखकर हमने सोच लिया था कि इसमें पूर्व लगन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि साहब यहाँ पर CH3 बोले तो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट पूर्व लगन की तरह, 2 डिग्री पूर्व लगन की तरह। ठीक है सर, तो 3 पर आ गया मिथाइल। अब 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, मतलब कितना? ब्यूट। क्या हो जाएगा अब हमारे पास? ब्यूट। क्योंकि देखो 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, लेकिन जनक शब्द आ जाएगा ब्यूट। ठीक है सर, ब्यूट। ब्यूट के बाद हम देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है। ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 1 पर, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ब्यूट 1 आइन। ठीक है, समझ में आया जी सर? अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद सर ये जो क्वेश्चन है इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है? देखो इस क्वेश्चन में पहली बात तो आधे बच्चे तो उलझ जाएंगे मुख्य जनक श्रृंखला को चुनने में ही। अब देखो इसमें मुख्य जनक श्रृंखला आपको कैसे चुननी है। सबसे पहले मुख्य जनक श्रृंखला चुनते समय आपको क्या ध्यान में रखना है? क्या इसमें कोई मुख्य क्रियात्मक समूह है क्या? सर मुख्य क्रियात्मक समूह मेरे को तो नहीं दिख रहा। क्या इसमें कोई मुख्य क्रियात्मक समूह है क्या? नहीं सर, इसमें कोई मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है। तो क्या इसमें बहुबंध है क्या? जी सर बहुबंध है। क्या इसमें साइड चेन या प्रतिस्थाई है क्या? सर अभी देखेंगे, पहले सर हम जनक श्रृंखला निकाल लेते हैं। जनक श्रृंखला चुनते समय हमारे को जनक श्रृंखला इस तरीके से चुननी है कि ठीक है, तो जनक श्रृंखला हमारे को कुछ इस तरीके से चुननी है कि बहुबंध भी उस श्रृंखला के अंदर आ जाएं और बहुबंधों के साथ साथ कार्बन के अणु भी आने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। भाई ये हमने, भाई इन दोनों बहुबंधों को तो लेना ही है, ये तो कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है कि बहुबंधों को तो, इन दोनों के दोनों बहुबंधों को तो मुख्य जनक श्रृंखला में लेना ही है। लेकिन हम कुछ ऐसा तरीका देखते हैं कि दोनों के दोनों बहुबंध हमारे पास किस में आ जाएं? इस जनक श्रृंखला के अंदर आ जाएं और साथ ही साथ कार्बन के अणु भी सबसे ज्यादा आ जाएं, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ठीक है, हमने ये ले लिया पूरे का पूरा, ये हमने ले लिया यहाँ पर, ये पूरे का पूरा ये मुख्य जनक श्रृंखला है। क्या है सर? ये मुख्य जनक श्रृंखला हो गई हमारे पास। ये हो गई सर हमारे पास मुख्य जनक श्रृंखला। अब हम देखेंगे बेसिकली इसका नाम कैसे देंगे। देखो क्या इसमें कोई मुख्य क्रियात्मक समूह है? देखो मुख्य क्रियात्मक, देखो नामांकन हमारे को किधर से देना है। अगर मैं इसको इधर से बोलूँ एक, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1 नंबर पे, ये हो जाएगा 2 नंबर पे, ये हो जाएगा 3 नंबर पे, ये हो जाएगा 4 नंबर और ये हो जाएगा 5 नंबर। जब मैं इसका नामांकन इधर से कर रहा हूं तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 1 और 4 नंबर पे आ रहे हैं। किस किस पे आ रहे हैं? 1 पे और 4 नंबर पे। अब जब मैं इसका नामांकन इधर से दूंगा, जब मैं नामांकन इसका इधर से करूंगा तो देखो 1 2 3 4 और 5, तो सेम 1 पर और 4 पे आ रहे हैं। मतलब मैं इस जनक श्रृंखला के अंदर इस यौगिक का नामांकन इस तरफ से भी कर सकता हूं और इस यौगिक का नामांकन मैं इस तरफ से भी कर सकता हूं। ठीक है सर, नामांकन हो जाने के बाद हमें क्या देखना है? नामांकन हो जाने के बाद हमारे को यह देखना है कि इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स, मतलब 2 डिग्री पूर्व लगन, मतलब साइड चेन या कोई प्रतिस्थाई तो नहीं है। सर है ना प्रतिस्थाई? कौन सा है प्रतिस्थाई? सर यहाँ पर ये 2 कार्बन, यहाँ पर ये 2 कार्बन का ग्रुप लगा है। इस 2 कार्बन के ग्रुप को देखो, अगर 1 कार्बन का ग्रुप लगा हुआ होता है, मतलब ऐसा CH3 सिंगल बॉन्ड, इसे बोलते हैं मिथाइल। क्या बोला जाएगा इसे? मिथाइल। क्या बोला जाएगा? मिथाइल। और अगर 2 कार्बन का साइड चेन लगा हुआ होता है तो इसे क्या बोला जाएगा? इथाइल। क्या बोला जाएगा? इथाइल। ठीक है,
तो यहाँ पर 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह हमने यूज में लिया है इथाइल को, और इथाइल कितने पे आ रहा है सर, हमारे पास 3 पर आ रहा है इथाइल। कितने पे आ रहा है सर इथाइल, 3 पर। क्या ये साइक्लिक बाईसाइक्लिक एस्पायरो है, नहीं है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स को हटाओ, मतलब 1 डिग्री पूर्व लगन को हटाओ। उसके बाद हम इसमें वर्ड रूट या जनक शब्द क्या इस्तेमाल लेंगे, 5 कार्बन के लिए हम इस्तेमाल में लेते हैं बेसिकली पेंट। क्या इस्तेमाल लेते हैं, पेंट, ठीक है सर, हमने पेंट ले लिया। 5 कार्बन के लिए हमने क्या ले लिया यहाँ पर, पेंट ले लिया सर। ये हो गया इथाइल पेंट, है ना। अब इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम बेसिकली डाई आइन इस्तेमाल लेंगे, डायन नहीं डाई आइन, क्या हो जाएगा वो, डाई आइन, ठीक है। अब डाई आइन किस किस स्थिति पर लोकेटेड है, किस किस स्थिति पर ये सिचुएटेड है, पहले पे और चौथे पे, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 और 4 डाई आइन, 1 और 4 डाई आइन, ठीक है सर, समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से सर, एक एक चीज। उसके बाद आता है कि क्वेश्चन में अगर तुम्हें एल्कीन बोले तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ दे दें, तो तुम्हें इस स्लाइड को याद करना है, किसको, तो तुम्हें उस स्लाइड को याद करना है जिसमें हमने लिखा था ये वाला, कि जब किसी यौगिक में डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो और पोजीशन अलग अलग हो, तो जो पास होगा उसके हिसाब से नामांकन होगा, और अगर पोजीशन समान हो तो वरीयता के हिसाब से नामांकन करेंगे। मतलब डबल बॉन्ड की वरीयता ज्यादा होगी ट्रिपल बॉन्ड से। वापस चले जाते हैं वहां पर, एक बार मैं इस स्लाइड को शुरू करने से पहले ऊपर वरीयता लिख के दे देता हूं आपको, वह एक सेकंड, वरीयता, तो वरीयता किसे ज्यादा मिलेगी, वरीयता मिलेगी हमारे पास बेसिकली एल्कीन को ज्यादा मिलेगी वरीयता, किसके कंपैरिजन में, एल्काइन के कंपैरिजन में। अगर इन दोनों की स्थिति मतलब जनक श्रृंखला में पोजीशन समान आ रही हो तो ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें सबसे पहले हम जनक श्रृंखला का चयन करेंगे, और मेरे हिसाब से आपको अब तक तो जनक श्रृंखला का चयन करना आ गया होगा। ये जनक श्रृंखला का हमने चयन किया है, ठीक है सर, वो तो हो जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आईयूपीएसी नामांकन करेंगे इस तरीके से कि जो ये ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है उसे न्यूनतम संख्या मिले, तो हम क्या देंगे इसको साहब, इधर दे देंगे 1, इधर दे देंगे 1, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसको दे देंगे 2, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको 3, ये 4 और ये 5। ये सिंपल एल्काइन है, ये सिंपल एल्काइन है, तो सीधा का सीधा नाम दे दो। क्या नाम दोगे, क्या इसमें कोई प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा, सर नहीं होगा। कोई पूर्व लगन इस्तेमाल होगा, सर नहीं होगा। इसका क्या रीजन है, सर न तो इसमें कोई साइड ग्रुप है, न साइड चेन है, न कोई प्रतिस्थाई है। दोबारा से देखो, क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा, सर नहीं होगा। क्या इस क्वेश्चन में कोई पूर्व लगन इस्तेमाल होगा, सर नहीं होगा। इसका क्या कारण है, सर इस क्वेश्चन में न तो कोई साइड चेन है, न कोई इसमें प्रतिस्थाई है, न ये साइक्लिक है, न ये बाईसाइक्लो है, न ये स्पाइरो है। तो सीधी सीधी बात है साहब, किसका पूर्व लगन तो आप हटा दो, पूर्व लगन का सिस्टम कैंसिल कर दो। तो इसमें फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अब देखो प्रीफिक्स में क्या रूल था, भूल गया, जैसे मान लो मैं भूल गया। अब पीडब्ल्यूएस रूल था, पीडब्ल्यूएस रूल में सबसे पहले क्या लग रहा था, प्रीफिक्स, फिर दूसरे नंबर पे क्या लग रहा था हमारे पास, वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब जनक शब्द। अब जनक शब्द क्या है, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन के लिए हम क्या जनक शब्द इस्तेमाल करते हैं, पेंट। तो सीधा सीधा लिखते हैं पेंट, PENT, क्या इस्तेमाल करते हैं हम, पेंट, ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास हम क्या करते हैं, नामांकन हमने कर दिया, नामांकन कर दिया। उसके बाद हम आएंगे अब सफिक्स पे। सफिक्स मतलब अनुलग्न। अनुलग्न भी 2 तरीके के, 1 डिग्री 2 डिग्री। सिंगल बॉन्ड के लिए अनुलग्न एन, डबल बॉन्ड के लिए अनुलग्न इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए अनुलग्न आइन, YINE। गलत है स्पेलिंग, सर आप हिंदी मीडियम के हो, स्पेलिंगों के साथ मत खेलो, इंग्लिश के साथ मत खेलो। ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, YNE, क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड YNE, ठीक है सर। अब हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन देखें तो ट्रिपल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, तो सीधा लिख दो ना यार, 2 आइन, ठीक है सर, आ गया। इसके अंदर अब देखो, अब 2 सेकंड आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे जब तक मैं पानी पीता हूं। आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस को ट्राई कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इनमें लेंगे मुख्य जनक श्रृंखला। मुख्य जनक श्रृंखला ले लेने के बाद, मुख्य जनक श्रृंखला को ले लेने के बाद आप क्या करेंगे, जनक श्रृंखला का नामांकन करेंगे।
जनक श्रृंखला का नामांकन कर देने के बाद आप PWS रूल लगा देंगे, और वरीयता हर जगह समान होती है। सबसे ज्यादा वरीयता आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देना है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड बोले तो बहुबंधों को देना है, उसके बाद आपको साइड चेन को देना है, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देना है, उसके बाद लोएस्ट लोकेंट रूल को देना है, और बच्चों आखिरी में मेरे दोस्तों अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ना आपको प्रायोरिटी देनी है। तो जल्दी से मैं 2 घूंट पानी की पीता हूं, बिकॉज ये भी जरूरत है, अब गला सूख गया है बहुत खतरनाक वाला। जब तक आप इन 4 क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए जल्दी से। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपने इन क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा। दूसरे क्वेश्चन में हम चलते हैं। सबसे पहला मुख्य जनक श्रृंखला का हमने चयन किया। मुख्य जनक श्रृंखला के बाद देखो इस डबल बॉन्ड को अगर आप इधर से नंबरिंग दोगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को इधर से नंबरिंग दोगे तो 1 2 3 4 5। देखो हमने क्या कंडीशन देखी थी, कंडीशन ये थी कि अगर किसी यौगिक में डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो तो जो पास में आएगा हम नामांकन उसके हिसाब से करेंगे। बट सर इस वाले क्वेश्चन में तो डबल बॉन्ड भी एक पोजीशन पे आ रहा है, अगर हम इधर से नामांकन कर रहे हैं और इधर से कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन एक पे आ रहा है। तो मैंने फिर आपको बताया था वरीयता, ऊपर ही ऊपर देखो वरीयता लिखा हुआ है, ठीक है सर, ऊपर ही ऊपर वरीयता लिखा हुआ है। वरीयता में क्या लिखा हुआ है कि वरीयता एल्कीन की ज्यादा होगी एल्काइन के कंपेरिजन पे। मतलब मेरे को नामांकन इस तरफ से देना है, सबसे पहला 1 2 3 4 5। तो ठीक है, क्या इसमें कोई प्रीफिक्स पूर्व लगन इस्तेमाल होगा? सर नहीं होगा, क्योंकि साइक्लिक स्पाइरो बाइसाइक्लो नहीं है, कोई साइड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थाई नहीं है। वर्ड रूट होगा 5 कार्बन के लिए, पेंट लिख देता हूं, PENT पेंट, ठीक है सर, पेंट। उसके बाद सर इसमें आप लिखोगे 2 नंबर पे तो है ईन, क्योंकि देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से भी आप नाम लिखने का तरीका लेते हो तो ई पहले आता है वाई से, इसलिए सर 2 नंबर पे तो आएगा ईन, 2 नंबर पे आएगा ईन। उसके अलावा सर हमारे पास कितने नंबर पर? 4 नंबर। कितने नंबर सर? 4 नंबर पर आएगा आइन। सर ये हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रेड मार्क कर लो, रेड जोन वाला क्वेश्चन है ये। दोबारा से लिख देते हैं इसको, पेंट, ठीक है सर, 2, ठीक है सर, इन, 4 आइन, ठीक है सर, आगे समझ में? जी सर। उसके बाद सर तीसरे क्वेश्चन पे अब हम जाएंगे। इस तीसरे क्वेश्चन को करने से पहले एक बार मैं चौथा क्वेश्चन करवा देता हूं, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में आपने मुख्य क्रियात्मक समूह ले लिया, इधर से देखो 1 2 3 4 5 6, इधर से देखो 1 2। अब सुनो, वही सेम दूसरे वाले क्वेश्चन की तरह करना, आप इसको खुद सोल्व कीजिए, HW है, इसका मैं उत्तर आपको लिख के दे देता हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 हेक्स, ठीक है। उसके अलावा 2 इन 4 आइन, ये उत्तर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन खुद को करना है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है उसको अपन अगली स्लाइड पे एक बार कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये तीसरा क्वेश्चन है। अब दिक्कत ये होगी सर कि अगर मैं मुख्य जनक श्रृंखला लेऊंगा इसको, अगर मैं, आपने जैसे सर अभी पहले वो बताया था हमारे को वरीयता का ऑर्डर, तो उसमें आपने बोला था कि सबसे ज्यादा वरीयता क्रियात्मक समूह को देना है, फिर क्रियात्मक समूह के बाद सर वरीयता देनी है मल्टीपल बॉन्ड्स को। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर ऐसी कोई सी भी सीधी सीधी जनक श्रृंखला पॉसिबल ही नहीं है जिसमें तीनों के तीनों बॉन्ड आ जाएं। तो सर मैं क्या करूंगा, 2 बॉन्ड ले लूंगा और एक बॉन्ड को प्रतिस्थाई के रूप में मान लूंगा। किसके रूप में? साइड प्रतिस्थाई के रूप में मान लूंगा। तो सर मैं ये वाली ले लूं, ये वाली चेन ले लूं सर। देखो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, ठीक है। उसके अलावा इसमें कितने कार्बन है? देखो इस वाले में कितने कार्बन है, इस वाले में कितने कार्बन है? अगर इस वाली चेन को तुम लेते हो तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? इसको गिनो, 1 2 3 4 5। मतलब अगर तुम इसमें ले रहे हो तो 4 कार्बन आ रहे हैं और इसमें ले रहे हो तो 5 आ रहे हैं। तो मैंने तुम्हारे को बताया था कि जनक श्रृंखला के अंदर अगर बहुबंध आ रहे हैं तो उनको लेने के साथ साथ